अगर किसी डॉक्टर के पास जाइए ना तो हड्डी टूटी है या नहीं वो एक्सरे देखकर तुरंत बता देते हैं। हाँ, मतलब सब कुछ एकदम बाइनरी होता है, या तो हड्डी सही है या फिर टूट गई है। बिल्कुल। और इंजीनियरिंग में भी एक पुल या तो टिकेगा या गिर जाएगा। वहाँ एक बहुत ही साफ स्पष्टता होती है। और सच कहूँ तो हमारे दिमाग को ना यही ब्लैक एंड व्हाइट चीजें पसंद आती हैं। लॉजिक होता है तो शांति मिलती है। वही तो। लेकिन यार जरा उस जूनियर डिजाइनर के बारे में सोचिए जो अपना लैपटॉप खोलकर फिग्मा या अडोबी एक्सडी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करता है। हाँ, वहाँ कोई एक्सरे मशीन नहीं होती जो बता दे कि डिजाइन सही बन रहा है या गलत। और सामने बस एक बिल्कुल खाली सफेद कैनवस होता है। और वो जो स्क्रीन पर कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है ना, वो दुनिया की सबसे डरावनी चीज लगती है। सच में। मतलब दिमाग में 1000 सवाल आते हैं कि पहली लाइन कहाँ खींचें, शुरुआत आखिर करें कैसे। इसे ही तो हम इंडस्ट्री में क्रिएटिव ब्लॉक कहते हैं। जब सामने इतनी सारी संभावनाएं होती है ना तो फैसला लेना एकदम नामुमकिन सा लगने लगता है। हाँ, मतलब बिना नक्शे के घर बनाने जैसी स्थिति हो जाती है। बिल्कुल, एक तरह का रचनात्मक लकवा मार जाता है इंसान को। तो बस इसी ब्लैंक कैनवस के डर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही शानदार मास्टर मैनुअल को डिकोड कर रहे हैं। और ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही मशहूर किताब डिजाइन यूजर इंटरफेस के चैप्टर 31 स्टार्टिंग अ न्यू डिजाइन की। इस चैप्टर में कुछ ऐसे अचूक मनोवैज्ञानिक और गणितीय नियम है जो इस पूरी प्रोसेस को एकदम शीशे की तरह साफ कर देते हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे वेब प्रोजेक्ट से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वेब के लिए जब कोई डैशबोर्ड बनता है ना तो कैनवस बहुत बड़ा होता है। हाँ, और वो सबसे ज्यादा डरावना भी होता है। सही कहा। तो शुरुआत होती है आर्टबोर्ड के साइज से। सॉस के हिसाब से एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के लिए जो मैजिक नंबर है वो है 1440 पॉइंट्स। मतलब चौड़ाई 1440 होनी चाहिए और ऊंचाई तो कंटेंट के हिसाब से नीचे जा सकती है। लेकिन ये 1440 ही क्यों? क्योंकि आजकल ज्यादातर लैपटॉप स्क्रीन्स इसी रेजोल्यूशन के आसपास काम करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी स्क्रीन को कोने से कोने तक भर दिया जाए। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं? यहीं पर सेफ स्पेस या सुरक्षित क्षेत्र का कॉन्सेप्ट आता है। इस पूरे 1440 में से बीच में 1220 पॉइंट्स की जगह को मुख्य कंटेंट के लिए तय किया जाता है। रुके, ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। अगर हमारे पास पूरी 1440 की जगह है तो हम तुरंत 220 पॉइंट्स क्यों फेंक रहे हैं? मैं बताता। मतलब ये तो ऐसा हुआ ना कि मैंने एक बहुत महंगा और बड़ा प्लॉट खरीदा लेकिन किनारे की सारी जमीन खाली छोड़ दी। ये बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन इसका जवाब डिजाइन में नहीं बल्कि हमारी आंखों के बनावट में छिपा है। आंखों की बनावट में? वो कैसे? इसे पेरिफेरल विजन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति स्क्रीन के बिल्कुल बाएं किनारे से बिल्कुल दाएं किनारे तक पढ़ता है ना तो उसे अपनी गर्दन या आंखों को एक टेनिस मैच की तरह घुमाना पड़ता है। अरे हाँ, बाएं दाएं। बिल्कुल, और इससे आंखों में बहुत जल्दी आई फटीग यानी थकान होती है। ये जो 1220 का सेफ स्पेस है ये सुनिश्चित करता है कि नजरें बीच में ही रहें। ओ, तो बाहर की खाली जगह सिर्फ बैकग्राउंड के लिए होती है? हाँ, बैकग्राउंड कलर या इलस्ट्रेशन के लिए, पढ़ने वाले कंटेंट के लिए बिल्कुल नहीं। यार ये तो बहुत ही लॉजिकल है। मतलब हम सिर्फ स्क्रीन डिजाइन नहीं कर रहे, हम इंसानी आंखों के मूवमेंट को भी डिजाइन कर रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। अब जब हमारा 1220 का सेफ स्पेस तय हो गया है तो इसके अंदर एक ग्रिड सिस्टम आता है। सोर्स कहता है कि 12 कॉलम का ग्रिड सबसे बेस्ट है। जी, इस सुरक्षित क्षेत्र के अंदर 12 कॉलम बनाए जाते हैं। हर कॉलम 80 पॉइंट्स का होता है और बीच का गटर 24 पॉइंट्स का होता है। मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देना होगा। बताइए। अगर कोई जूनियर डिजाइनर है जो पहली बार डिजाइन बना रहा है तो 12 कॉलम सुनकर ही उसे घबराहट होने लगेगी। क्या 12 कॉलम बहुत ज्यादा नहीं है? पहली नजर में ऐसा लगता है, जरूर। मतलब क्या हम सिर्फ 3 या 4 बड़े ब्लॉक बनाकर शुरुआत नहीं कर सकते? देखिए, ये 12 कॉलम का चुनाव असल में आपके काम को आसान बनाने के लिए ही किया गया है। ये पूरा गणित और फ्लेक्सिबिलिटी का खेल है। अच्छा, वो कैसे, थोड़ा समझाइए। सोचिए, 12 एक ऐसा नंबर है जिसे आप 1, 2, 3, 4 या 6 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। हाँ, वो तो है। मान लीजिए आपको स्क्रीन पर 3 बराबर कार्ड दिखाने हैं तो हर कार्ड 4 कॉलम ले लेगा। 4 तस्वीरें दिखानी हैं तो हर तस्वीर 3 कॉलम ले लेगी। ओह, तो अगर 10 कॉलम होते तो हम उसे 3 बराबर हिस्सों में बांट ही नहीं पाते। बिल्कुल। 12 कॉलम का ग्रिड बिना किसी भारी कैलकुलेशन के अनगिनत लेआउट बनाने की आजादी देता है।
ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन एक और जार्गन है जो मैंने सुना है, 8 पॉइंट ग्रिड सिस्टम। हाँ, ये बहुत पॉपुलर है। आपने कहा कि कॉलम 80 पॉइंट्स का है और गटर 24 का। लोग कहते हैं कि ये 8 पॉइंट ग्रिड में फिट बैठते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे कभी समझ नहीं आया। इसमें क्या कंफ्यूजन है? मतलब 8 ही क्यों, 10 क्यों नहीं? 10 का पहाड़ा तो कैलकुलेट करना ज्यादा आसान होता है ना। ये बहुत ही शानदार तकनीकी सवाल है। 10 का पहाड़ा इंसानों के लिए तो आसान है, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन्स के लिए नहीं। स्क्रीन्स के लिए मुश्किल क्यों है? क्योंकि जब डिजाइन अलग अलग स्क्रीन्स पर रेंडर होता है ना, तो रेजोल्यूशन अक्सर 1.5 गुना या 2 गुना स्केल होता है। अगर आप 10 का मल्टीपल इस्तेमाल करते हैं और स्क्रीन उसे 1.5 गुना स्केल करती है, तो नंबर डेसिमल में आ सकता है, जैसे पिक्सल का आधा हिस्सा। और पिक्सल तो कभी आधे होते नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्क्रीन पर आधा पिक्सल रेंडर करने का मतलब है कि आपके किनारे एकदम ब्लरी या धुंधले हो जाएंगे। अरे बाप रे। दूसरी तरफ 8 एक ऐसा नंबर है जो ज्यादातर स्टैंडर्ड स्क्रीन्स के साथ बिना कोई फ्रैक्शन छोड़े एकदम परफेक्टली स्केल होता है। डिजाइन एकदम क्रिस्प रहता है। वाह, मतलब अगर 10 का इस्तेमाल किया तो डिजाइन धुंधला हो जाएगा। ये क्यों जानना सच में बहुत जरूरी था। बिल्कुल। अच्छा, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ग्रिड बन गया, कॉलम सेट हो गए, तो क्या अब हर एक टेक्स्ट, हर एक बटन को सख्ती से इन कॉलम के अंदर ही रखना है? नहीं। डिजाइन में नियम जानना इसलिए जरूरी है ताकि पता रहे कि उन्हें कब और कैसे तोड़ना है। मतलब बाउंड्री तोड़ना डिजाइन का अपराध नहीं है। मुख्य कंटेंट हमेशा ग्रिड के अंदर होना चाहिए क्योंकि वो फंक्शनल है, लेकिन जो विजुअल एलिमेंट्स हैं, जैसे बैकग्राउंड की कोई बड़ी आकृति या 3D इलस्ट्रेशन, वो ग्रिड से बाहर जा सकते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि घर की नींव और दीवारें तो प्लॉट के अंदर हैं, लेकिन बालकनी का कोई हिस्सा या कोई पौधा बाउंड्री के बाहर लटक रहा है। क्या बात है, बहुत ही सटीक एनालॉजी है। जब कोई चीज सख्त ग्रिड से बाहर निकलती है ना, तो वो एक कंट्रोल्ड कैओस यानी नियंत्रित अराजकता पैदा करती है, और उससे यूजर का ध्यान तुरंत खिंचता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बड़ी चेतावनी भी है। ये ग्रिड तोड़ने का काम पेज पर सिर्फ 1 या 2 बार ही होना चाहिए, वरना वो विजुअल कचरा बन जाएगा, है ना? एकदम सही। हर एलिमेंट ग्रिड से बाहर भागेगा तो वो अट्रैक्शन नहीं, क्लैटर लगेगा। मतलब मसालों की तरह है, थोड़ा सा इस्तेमाल स्वाद बढ़ाता है, ज्यादा डालो तो खाना बर्बाद। बिल्कुल सही। तो ग्रिड और लेआउट की तो बात हो गई। अब जरा लैंडिंग पेजेस पर आते हैं। जब कोई लैंडिंग पेज बनता है ना, तो सबसे बड़ी चुनौती यूजर को बोरियत से बचाना होता है। लैंडिंग पेज का काम ही प्रोडक्ट बेचना और रोमांच पैदा करना है। अगर पेज का हर सेक्शन एक जैसा दिखेगा, मान लीजिए दाईं तरफ फोटो, बाईं तरफ टेक्स्ट, फिर नीचे भी वही, तो यूजर तो स्क्रॉल करते करते सो जाएगा। इसीलिए लैंडिंग पेज पर विजुअल रिदम को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर एक सेक्शन में कम टेक्स्ट है तो वहां एक बड़ी फुल स्क्रीन तस्वीर लगा दीजिए, और अगर अगले सेक्शन में बहुत सारा टेक्स्ट है तो उसे छोटे कार्ड्स में बांट दे। बिल्कुल। हालांकि ये नियम डेटा टेबल या डैशबोर्ड पर लागू नहीं होता, वहां तो स्थिरता ही सबसे अच्छी डिजाइन होती है। और इसी प्रिडिक्टेबिलिटी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है जिसे सेफ पैटर्न्स कहते हैं। हाँ, सेफ पैटर्न्स बहुत काम की चीज है, लेकिन मुझे थोड़ा विवादित लगता है। इसमें कहा गया है कि हेडर में लोगो हमेशा बाईं ओर होना चाहिए, जो 2 कॉलम से बड़ा ना हो। और जो मुख्य कॉल टू एक्शन बटन है, जैसे लॉगिन, वो हमेशा दाईं ओर होना चाहिए। इसके पीछे F पैटर्न का लॉजिक दिया जाता है। जी बिल्कुल। तो क्या इंटरनेट बहुत बोरिंग जगह नहीं बन जाएगा? अगर कोई अपना लोगो दाईं तरफ रखकर कुछ क्रिएटिव करना चाहे तो क्या बुराई है? देखिए, बुराई क्रिएटिविटी में नहीं है, बुराई कॉग्निटिव लोड बढ़ाने में। इसे ऐसे समझिए, किसी भी दरवाजे का हैंडल हमेशा किनारे पर होता ना, बीच में तो नहीं होता। हाँ, बीच में तो कभी नहीं देखा है। अगर कोई आर्किटेक्ट बहुत क्रिएटिव होने के चक्कर में हैंडल एकदम बीचों बीच लगा दे तो क्या होगा? हर इंसान जो दरवाजे से गुजरेगा उसे 1 सेकंड रुककर सोचना पड़ेगा कि इसे खोलें कैसे। वो झल्ला जाएगा। बस, डिजाइन का काम यूजर को सोचने पर मजबूर करना नहीं है। F पैटर्न कोई हवा में बना नियम नहीं है, ये आई ट्रैकिंग के वैज्ञानिक अध्ययनों से साबित हुआ है। अच्छा, मतलब लोग सच में F आकार में स्क्रीन स्कैन करते हैं? हाँ, ज्यादातर ग्लोबल संस्कृतियों में नजर सबसे पहले ऊपर बाईं ओर जाती है, फिर सीधी लाइन में दाईं ओर और फिर नीचे आती है। तो अगर लोगो बाईं ओर और बटन दाईं ओर है तो ये यूजर के प्राकृतिक स्कैनिंग पाथ के बिल्कुल अनुकूल है। यार, ये दरवाजे के हैंडल वाली एनालॉजी बहुत तगड़ी थी। मतलब हमें बुनियादी ढांचे के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए।
अपनी क्रिएटिविटी रंगों या टाइपोग्राफी में दिखानी चाहिए। बिल्कुल, यूजर के मनोविज्ञान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वो पिकासो की कहावत है ना, अच्छे कलाकार कॉपी करते हैं, महान कलाकार चुना लेते हैं। जो पैटर्न्स पहले से काम कर रहे हैं उनका इस्तेमाल करने में ही समझदारी है। इसे चोरी करना नहीं कहते, इसे इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स का सम्मान करना कहते हैं। चलिए अब वेब के बड़े मैदान को छोड़कर थोड़ा छोटे कैनवस की बात करते हैं, मोबाइल ऐप स्क्रीन्स। ये शुरुआती डिजाइनर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। हाँ, मैंने सोर्स में पढ़ा कि शुरुआती डिजाइनर्स को वेब की जगह मोबाइल ऐप स्क्रीन से शुरुआत करने की सलाह दी जाती है। मुझे लगा छोटे कैनवस पर तो काम करना और मुश्किल होता होगा। असल में जगह कम होना ही इसका सबसे बड़ा फायदा है। वो कैसे? मोबाइल का कैनवस छोटा होता है तो भरने के लिए कम जगह मिलती है। इससे फैसले लेने की प्रोसेस तेज हो जाती है। जहां वेब पेज में हफ्ते लग जाते हैं, वहां मोबाइल स्क्रीन कुछ घंटों में तैयार हो जाती है। मतलब ये एक तरह का क्विक विन है जो कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। एकदम सही, मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत मदद करता है। और इसमें कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट सेट होती हैं, जैसे टॉप पर स्टेटस बार और नीचे नैव बार। हाँ, इन्हें खुद स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं, सीधे iOS या फिग्मा लाइब्रेरी से उठा सकते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर तब आता है जब हम मार्जिन्स की बात करते हैं। यहाँ 2 मैजिक नंबर हैं, 24 पॉइंट्स और 32 पॉइंट्स। जी, मोबाइल स्क्रीन पर काम शुरू करते ही सबसे पहला नियम है स्क्रीन के दोनों किनारों से एक अदृश्य लाइन खींचना। तो 24 और 32 का फैसला कैसे करें? अगर कोई फाइनेंस ऐप है जिसमें बहुत सारे ग्राफ्स और नंबर्स हैं तो जगह की कीमत ज्यादा होती है, वहां 24 पॉइंट्स का मार्जिन चलता है। और 32 पॉइंट्स कहाँ यूज करते हैं? अगर कोई रिलैक्सेशन या लाइफस्टाइल ऐप है, जैसे योगा सिखाने वाला ऐप, तो वहां 32 पॉइंट्स का बड़ा मार्जिन लिया जाता है। लेकिन 32 पॉइंट्स छोड़ने पर तो स्क्रीन में जगह और कम हो जाएगी ना? क्या हम खाली जगह बर्बाद नहीं कर रहे? यही तो वो अंतर है जो एक एमेच्योर और प्रोफेशनल डिजाइनर के बीच की लकीर खींचता है। अच्छा। एमेच्योर डिजाइनर को लगता है कि स्क्रीन का हर इंच किसी जानकारी से भर देना चाहिए, लेकिन सच ये है कि डिजाइन को सांस लेने की जरूरत होती है। डिजाइन को सांस लेने की जरूरत होती है, ये लाइन तो फ्रेम करवा लेनी चाहिए। ये जो व्हाइट स्पेस है ना, ये बर्बाद जगह नहीं है, ये एक बहुत सक्रिय स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। 32 पॉइंट्स का मार्जिन अंदर के कंटेंट के लिए एक पिक्चर फ्रेम का काम करता है, जिससे चीजें ज्यादा प्रीमियम और कीमती लगती हैं। बिल्कुल। अगर टेक्स्ट किनारे से एकदम चिपका हुआ है तो वो बहुत सस्ता और अनप्रोफेशनल लगता है। अब मान लीजिए हमारा कैनवस तैयार है, मार्जिन सेट है, अब बारी आती है उसमें कंटेंट डालने की। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। वो ब्लॉक फ्रेमिंग वाला ट्विस्ट। हाँ, मतलब डिजाइन शुरू करते ही असली तस्वीरें और फॉन्ट्स नहीं डाले जाते, हम ब्लॉक फ्रेमिंग की दुनिया में जाते हैं। ब्लॉक फ्रेमिंग असल में वायर फ्रेमिंग का ही एक बहुत साफ सुथरा रूप है। इसमें असली कंटेंट बिल्कुल यूज नहीं होता। तो फिर क्या यूज करते हैं? तस्वीर की जगह एक ग्रे रंग का चौकोर बॉक्स और टेक्स्ट की जगह गोल किनारों वाला एक पतला ग्रे बॉक्स। इन्हें बाउंडिंग बॉक्सेस कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? अगर मैं कार बेचने का ऐप बना रही हूँ तो मैं सीधे एक लाल रंग की चमचमाती कार की फोटो क्यों नहीं डाल सकती? क्योंकि अगर आप लाल कार की फोटो डाल देंगी तो आपका दिमाग उस कार के रंग और कॉन्ट्रास्ट में उलझ जाएगा। बात तो सही है। आप ये भूल जाएंगी कि उस फोटो और नीचे लिखे टेक्स्ट के बीच की दूरी कितनी है। रंग और असली तस्वीरें बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती हैं। ओह, तो ब्लॉक फ्रेमिंग हमें सिर्फ स्ट्रक्चर और अलाइनमेंट पर फोकस करने को मजबूर करती है। एकदम सही। जब सब कुछ सिर्फ ग्रे बॉक्सेस में होता है तब आप असली विजुअल हायरार्की बना पाती हैं। और इस हायरार्की को बनाने का सबसे बड़ा हथियार है रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी निकटता का नियम। ये नियम बहुत जरूरी है। ये कहता है कि जो चीजें एक दूसरे के जितने करीब होती हैं, हमारा दिमाग उन्हें एक ही ग्रुप का मान लेता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। बताइए। मान लीजिए सोशल मीडिया ऐप बन रहा है, प्रोफाइल फोटो के नीचे यूजर नेम लिखा है और दोनों के बीच 16 पॉइंट्स की दूरी है। ठीक है। अब उस यूजर नेम के नीचे एक विज्ञापन का ब्लॉक है। अगर डिजाइनर गलती से उस विज्ञापन को यूजर नेम से सिर्फ 8 पॉइंट्स की दूरी पर रख दे, वो तो क्या होगा? अरे ये तो बहुत बड़ी डिजाइन फेलियर हो जाएगी। सच में? हाँ, क्योंकि यूजर नेम और विज्ञापन के बीच की दूरी सिर्फ 8 पॉइंट्स हैं और फोटो से दूरी 16 पॉइंट्स हैं, तो दिमाग अनजाने में उस विज्ञापन को सीधे यूजर से जोड़ देगा। बाप रे, लोगों को लगेगा कि वो विज्ञापन उस इंसान ने ही पोस्ट किया है। बिल्कुल, सिर्फ 8 पॉइंट्स की गलत स्पेसिंग पूरे अर्थ को बदल सकती है और किसी भी ब्रांड के लिए एक पीआर डिजास्टर बन सकती है। मतलब सिर्फ एक खराब स्पेसिंग यूजर के दिमाग में इतनी गलत कहानी बना सकती है। इसीलिए तो ग्रे बॉक्सेस यूज करते हैं, ताकि ये चेक करना आसान हो कि कौन सा बॉक्स किसके करीब है।
अच्छा, और जब ये पूरा ब्लॉक फ्रेम बन जाए तो उसका क्या करना है? क्या उसे डिलीट कर दें? नहीं, डिलीट बिल्कुल नहीं करना है। तो जब लेआउट तैयार हो जाए तो उन सारे ग्रे बॉक्सेस को सिलेक्ट करके ग्रुप बना लें। फिर उस पूरे ग्रुप की ओपेसिटी यानी पारदर्शिता को घटाकर 10% कर दें और उस लेयर को लॉक कर दें। एक पारदर्शी खाका बन गया। हाँ, अब एक नई लेयर बनाएं और उस 10% वाले स्केच के ठीक ऊपर अपनी असली फोटोज, फॉन्ट्स और रंग भरें। इससे डिजाइन कभी स्ट्रक्चर से नहीं भटकेगा। क्या बात है, मतलब डिजाइन में तुक्का नहीं मारना है, पूरी कैलकुलेशन करनी है, हर पिक्सल का एक कारण होना चाहिए। बिल्कुल। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो सबसे अहम बातें ये हैं, वेब के लिए 1440 का कैनवस लें और 1220 का सेफ स्पेस बनाएं। 12 कॉलम और 8 पॉइंट ग्रिड के गणित पर भरोसा करें। लैंडिंग पेजेस पर दरवाजे के हैंडल के साथ क्रिएटिविटी ना दिखाएं बल्कि सेफ पैटर्न्स अपनाएं। एकदम सही। मोबाइल ऐप से शुरुआत करें और हमेशा 24 या 32 पॉइंट्स के मार्जिन के अंदर खेलें। और सबसे जरूरी, रंगों में उलझने से पहले ब्लॉक फ्रेमिंग और रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी से अपनी नींव मजबूत करें। अगर कोई भी जूनियर डिजाइनर इन सिद्धांतों को मान ले तो वो खाली स्क्रीन उसे कभी नहीं डरा पाएगी। बिल्कुल। और श्रोताओं, ये पूरी की पूरी मास्टर क्लास संभव हो पाई है एक बेहद ही शानदार किताब की वजह से। आज के हमारे इस डीप डाइव का पूरा श्रेय जाता है डिजाइन यूजर इंटरफेस नामक इस बेहतरीन किताब को। हर डिजाइनर को ये किताब पढ़नी चाहिए। अगर आप डिजाइन के विज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं तो ये किताब आपके टूल किट में होनी ही चाहिए। किताब का लिंक है https:/hypeforacademy.gumroad.com/ubook। हमने डिस्क्रिप्शन में इस बुक लिंक का एक QR कोड भी दिया है। आप बस उस QR कोड को स्कैन करके ये किताब खरीद सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो ऐसी और तकनीकी डिजाइन ब्रेकडाउन और करियर बनाने वाले कंटेंट के लिए हमें फॉलो जरूर करें। जाने से पहले मैं बस एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। इंडस्ट्री में एक बड़ी गलतफहमी है कि नियम और सीमाएं हमारी क्रिएटिविटी को खत्म कर देते हैं। लेकिन सोचिए, जब एक खाली कैनवस होता है तो वो असीमित आजादी ही आपको क्रिएटिव ब्लॉक की तरफ धकेलती है। क्या ये संभव है कि ये 12 कॉलम, 24 पॉइंट्स के मार्जिन और ब्लॉक फ्रेमिंग के सख्त नियम असल में आपको कैद नहीं करते बल्कि आपके दिमाग को उस खालीपन के डर से आज़ाद कर देते हैं? क्या ये संभव है कि जब बुनियादी फैसले ये नियम ले लेते हैं तभी आपका दिमाग असली रचनात्मक उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से मुक्त हो पाता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।